अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर हम डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं या वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। उनकी वैल्यू इंक्रीज की जाए, अगर उनकी वैल्यू कम की जाए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। यानी कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन दोज फैक्टर्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये फैक्टर बहुत सारे हैं। उसमें से पहले तो हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट को, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ रिएक्टेंट से। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, द फर्स्ट फैक्टर। इसमें ना हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट के साथ साथ नेचर ऑफ रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की तरफ। देखें, आपका जो रिएक्टेंट है, से हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। ए कुड बी सोडियम, बी कुड बी मैग्नीशियम। There are two reactants. Sodium reacting with some kind of acid, magnesium is reacting with some kind of acid. या आप कह लें सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद वाटर। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो वाटर के साथ एक जैसी नहीं है। इनमें से एक रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है, एक की कम है। अब हमें कैसे जज होगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप चेक करें। مثلا मैं अभी आपको इनिशियल गैस बता देता हूं। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, और ये है सोडियम के मुकाबले में लेस रिएक्टिव। अब कैसे जज होगा हमारे पास के क्या रिएक्टिविटी का सिस्टम क्या है, स्लो है, फास्ट है? पहली बात जो हम देखते हैं उसमें वो ये है, कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फॉर एग्जांपल, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। कोशिश होगी फटाफट एक इलेक्ट्रॉन लूज करूं और अपना ऑक्टेट मेरा इस तरह पूरा हो जाएगा इस एटम का कि एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद जो शेल बाहर आएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, लिहाजा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। इट इज डिफिकल्ट टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं मैग्नीशियम और सोडियम की बात करूं, ये मेटल्स हैं, दे ट्राई टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। सो इसको जरा ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लिहाजा ये लेस रिएक्टिव होगा। एक चीज को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप उसे आसानी से रिएक्शन में हिस्सा नहीं बना सकते। अगर आप आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लेस पाते हैं, कम पाते हैं, तो वो स्पीशीज मोर रिएक्टिव होगी। स्पीशीज मोर रिएक्टिव, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप 1A इज मोर रिएक्टिव देन ग्रुप 2A। आप इसमें कंपैरिजन ग्रुप 1 के पोटाशियम और कैल्शियम का भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी किसी 2 एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो आपको रिएक्टिविटी में ये फर्क नजर आएगा। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी तेज होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज दे फील मोर इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, फटाफट रिएक्टिविटी शुरू कर देते हैं। ये तो हो गया ना अलोंग द पीरियड। व्हाट अबाउट अलोंग द ग्रुप? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्रुप नंबर 1A की बात करूं तो उसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर मैं सोडियम या चलें लिथियम का रिएक्शन करवाता हूं ना, तो लिथियम वाटर से इतना वॉलेटाइल, एक्सप्लोजिव या इतना जबरदस्त फास्ट रिएक्शन नहीं करता जितना सीजियम करता है। सीजियम की रिएक्टिविटी इतनी तेज है कि वो एक्सप्लोजिव रिएक्टिविटी शो करता है। क्या वजह है? सीजियम जो होता है वो साइज में अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से लार्ज होता है, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि 1 नहीं है। इस सारे ग्रुप के हर एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जितने हैं।
लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बट साइज का फर्क है। साइज का फर्क होने से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है, निकल सकता है। क्यों? न्यूक्लियस का उस पर होल्ड ही नहीं है। न्यूक्लियस का उस पर होल्ड नहीं है तो थोड़ी सी एनर्जी भी मिली, उसने रिएक्शन शुरू कर देना है। दैट इज व्हाई सीरियम फील मोर इजी, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्सटेंसेस एज कंपेयर टू लिथियम। तो एक ग्रुप में साइज की वजह से, यानी कि अगर आप सेकंड इसका पॉइंट लिखें, इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स, यानी कि ये ग्रुप मेटल का है ना, ग्रुप 1 का, इंक्रीज इन साइज will decrease ionization energy and electron become easy to remove। तो इलेक्ट्रॉन इजी टू रिमूव हो गया, तो रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट वो आसानी से रिएक्शन कर लेगा। लिहाजा साइज भी एक फैक्टर है रिएक्टिविटी में। आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट साइज इज अनदर फैक्टर विच एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी। मेटल्स की रिएक्टिविटी तो खैर बड़ी आसानी से जज की जा सकती है। सम एनॉमलीज या एबनॉर्मेलिटीज भी मौजूद है। मसलन ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अपेरेंटली फ्लोरीन को लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, लेकिन वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू द वीकर बॉन्ड या लो डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो देयर आर एबनॉर्मेलिटीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिगार्डिंग एलिमेंट्स रिएक्टिविटी, बट हम उस पे नहीं जाते, हम जनरल बात करते हैं। जनरल बात में ये दो बातें जो है आपकी बुक में लिखी हुई हैं। अब अगर हमारा रिएक्शन ही एक खास किस्म का हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रिएक्शन हो रहा है, आयनिक रिएक्शन हो रहा है जिसमें आयंस इन्वॉल्व हैं, या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी खैर आयंस ही इन्वॉल्व होते हैं। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर दो पॉजिटिव आयंस या दो नेगेटिव आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं तो आपके पास है सोडियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट करवाएं सिल्वर नाइट्रेट से, तो बनेगा आपका सिल्वर क्लोराइड सॉलिड एंड सोडियम नाइट्रेट। पहले ये मेरे पास सॉल्यूशन थे एक्वस फॉर्म में, जैसे ही मैंने इनको मिक्स किया, मिक्स करने की देरी है, मिक्स करते ही रिएक्शन शुरू हो गया और कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कोई वक्त नहीं लगा हमें। बिल्कुल, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ही इतना फास्ट था कि हमारे पास वक्त ही नहीं महसूस हुआ इसको कंप्लीट होने में। सो जब आयंस इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, क्योंकि ये दोनों आयनिक सब्सटेंसेस हैं, जब आयंस इन्वॉल्व हो रिएक्शन में तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। इसी तरह एसिड और बेस का रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ऐड कर लूं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? एसिड प्लस बेस के रिएक्शन। इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, याद रखिएगा, ये सिंपल एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन है। एसिड बेस के रिएक्शंस हो या डबल डीकंपोजिशन या आयंस से रिलेटेड रिएक्शंस हो, बड़े फास्ट होते हैं, बेहतरीन होते हैं। हाँ, स्लो रिएक्शंस भी होते हैं। इनके मुकाबले में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शन जो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं, रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन आयन या कोई फ्रेगमेंट जो होता है वो माइग्रेट करता है, यानी कि बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट होती है, वो ये स्लो होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में। सो एज कंपेयर टू दीज रिएक्शंस, दीज आर स्लो रिएक्शंस। सो आपसे कोई पूछा जाए नेचर ऑफ रिएक्शन के जरिए क्या डिसाइड कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। आप बताएं आयनिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक रिएक्शन, आप जज करें कि ये फास्ट है या स्लो है। KOH प्लस HCl makes KCl plus H2O।
आप कहेंगे सर एक एसिड है एक बेस है, HCl एसिड है, KOH बेस है, रिएक्शन कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फास्ट है स्लो है? फास्ट होगा। यही वजह है कि एसिड और बेस को मिक्स करने की देरी होती है, वो रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। क्वाइट फास्ट रिएक्शन, डू नॉट टेक टाइम, बट दे डेफिनेटली टेक टाइम, और इनको सर्टेन कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं बॉन्ड अरेंजमेंट वगैरह को, तो वो ज़रा टाइम लगाते हैं। समहाउ अगर आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट को देखें तो कभी आपने हर एलिमेंट को एक जैसा डील नहीं करना। आप सोडियम को सीजियम की तरह डील नहीं कर सकते, सीजियम को आप क्या नाम मैग्नीशियम की तरह या कैल्शियम की तरह डील नहीं कर सकते। इनकी रिएक्टिविटी का फर्क आता है। अगर मैं बात करूं दूसरे फैक्टर की तो है कंसंट्रेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर और इस पे मैं काफी बहस भी करना चाहूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टेंट्स, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेहतरीन इफेक्ट करते हैं। आप यूं समझ लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंप्रूव करना है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो। लेकिन हर रिएक्टेंट एक जैसा रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। ये तो मैंने बड़ी जनरल बात कर दी ना कि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। मतलब वन टाइम आपने रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है तो कंसंट्रेशन वन टाइम बढ़ाई तो पता लगा रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना इंक्रीज कर गया। तो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बढ़ेगा मगर किस हिसाब से, दिस वैल्यू इज डिफरेंट। सो कंसंट्रेशन डू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको पहले जेनेरिकली देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले बर्निंग ऑफ पेपर की एग्जांपल, या बर्निंग ऑफ कोल की एग्जांपल, या बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस की एग्जांपल। कोल ले लेते हैं, हवा में जलाओ इसे भाई, एयर में, तो बड़ा अच्छा बर्न होता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है एयर में? 21%। आप इसको जलाओ प्योर ऑक्सीजन में, 100% ऑक्सीजन में, तो इसके बर्निंग का रेट कई गुना बढ़ जाता है। पेपर हो कोल हो बहुत स्पीड से बर्न करेंगे। क्यों? नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बढ़ गए। अब इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने ये 2 कंटेनर्स बना रहा हूं। अगर आप गौर करें तो पहले कंटेनर में 21% ऑक्सीजन है, दूसरे कंटेनर में 100% ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी नीले रंग के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ये सारे नाइट्रोजन के हैं। ये अगर आपकी रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी कि कोल से टकराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऑक्सीजन उससे टकराएगी तो आपको कोलिजन थ्योरी तो पता है, 2 रिएक्टेंट आपस में खास ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी से टकराएंगे तो वो रिएक्शन करेंगे। पॉसिबिलिटी किस में ज्यादा है? ए वाले कंटेनर में, बी वाले कंटेनर में? आप फौरन कहेंगे बी वाले कंटेनर में तो है ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो 100% चांस है कि ऑक्सीजन और आपकी जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो टकराएं आपस में, कोल पेपर, और जो बर्निंग का प्रोसेस है वो तेज हो जाए। दूसरे वाले में चूंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गई कंसंट्रेशन बढ़ाने से, लिहाजा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सो मैं यहां लिखता हूं ये पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, by increasing concentration of reactants, क्या हुआ? कोलिजन थ्योरी के मुताबिक अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज, हेंस रेट इंक्रीज। बड़ा मैंने सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि मैंने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्या हुआ कि रिएक्टिविटी बढ़ गई, रेट बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की तरफ चलना शुरू हो गया, रेट बढ़ गया। अब
क्या हम किसी गैस की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहें तो क्या हम सिंपली कंसंट्रेशन बढ़ा दें? कोई और चीज नहीं है जो हम स्टडी कर सकते हैं? देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं HCl। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है स्टूडेंट। ये रिएक्शन कर रहे हैं 0.5 atm पे। आप अगर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, आप प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे? आप क्लोरीन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो उससे प्रेशर भी क्या हो जाएगा? उनका डबल हो जाएगा। Dalton's law of partial pressure, the partial pressure of any gas is directly proportional to partial pressure of any gas A is directly proportional to the moles of that gas। तो आपने क्या किया? मोल्स बढ़ाए तो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, जिससे ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा। सो आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, जैसे उनका प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पहले 1 टाइम था तो प्रेशर डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। यानी कि गैसेस के अंदर प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि हम उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो गैसेस में यूजुअली कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म्स में डील किया जाता है। अगर किसी मिक्सचर का प्रेशर बढ़ाया, यानी कि आपने गैसेस ऐड की हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ 0.5 atm पे इनका रेट 1 टाइम था और 1 पे इसका रेट इंप्रूव कर गया, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ कोलिजन हैज इंप्रूव्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन द गिवन वॉल्यूम। तो ये बातें जो है ना, ये आपको बार बार याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से सिर्फ अंदाजा लगा लेंगे, हाँ जी डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। हम रेट इक्वेशन तक जाते हैं। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल करता हूँ। हम ना ऐसा करते हैं, रेट इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। रेट एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक रिएक्शन लिखता हूँ। 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ना आपने, से मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एट व्हाट डिग्री? 800 डिग्री। ये एक रिएक्शन है मेरे पास, और ये रिएक्शन ये बता रहा है कि इट इज काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, तो इट मस्ट बी अ स्लो रिएक्शन। नहीं तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्शन कर लेता अगर इतना ही ये अच्छा फास्ट रिएक्शन है। क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है, डिमांडिंग टेम्परेचर समहाउ। अभी ज़रा हम इस पे नहीं बहस करते, हम ये देखते हैं रेट एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा और उससे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? मींस रेट एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन निकालनी है आपने, ठीक है। आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा करता हूं, पहले एक की कंसंट्रेशन बदलता हूं और देखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर दूसरे की कंसंट्रेशन बदलता हूं तो देखता हूं रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स गो टुवर्ड्स दिस टेबल। स्टूडेंट, आई नो दिस टेबल हैज मेनी वैल्यूज, बट आपके लिए मैं आसान कर देता हूं। पहले तीन स्टेप में मैंने किया क्या है? मैंने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं की। मैं यहां लिख देता हूं, इन फर्स्ट 3 वैल्यूज नो चेंज इन NO कंसंट्रेशन। फिर किसकी चेंज की है मैंने? ये देखें 0.06, 0.006, 0.006, 0.006, सारी तो 0.006 है। तो चेंज क्या हुआ है? H2 की कंसंट्रेशन, चेंज इज इन H2 कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट बात को समझें, अगर H2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। क्यों? ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं जरा। अगर कंसंट्रेशन 1 से 2 की, यानी कि डबल की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। देखें 0.025 से कितना हो गया? 0.050। देखिए पहली दो में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का जो फर्क है वो 0.01 से 0.02 का है, और रेट ऑफ रिएक्शन का जो फर्क है वो भी उतना ही है। यानी कि कंसंट्रेशन डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है ना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन से इस तरह लिंक है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 टाइम बढ़ाते हो, रेट ऑफ रिएक्शन 1 टाइम बढ़ जाता है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाते हो, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर यहाँ 1 होगा तो ये 1 टाइम बढ़ जाएगा, 2 होता तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाता, 3 है तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि उसकी कंसंट्रेशन सिंपली आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें, मैंने 1 से 3 ले गया, मैं अब पहले 1 से 2 लेके गया था, अब मैं 1 से 3 ले गया, कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दी। रेट ऑफ रिएक्शन भी देखें 3 गुना बढ़ गया। कैसे? 0.025 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है ये 0.075। तो हमने कंसंट्रेशन 0.001 से 0.003 की, तो आपकी वैल्यू ट्रिपल हो गई रेट की। तो इट मीन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपली। ओके, ये तो हो गया फॉर हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन गैस एट 800 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा करता हूं, मैं हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देता हूं। सो इधर तक तो मैंने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी थी, हाइड्रोजन की तब्दील की थी। अब इस इलाके में मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बदलूंगा, हाइड्रोजन की कांस्टेंट रखूंगा। तो अब जो मैं पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, नाउ वी चेंज concentration of nitrogen monoxide and keep hydrogen concentration constant। देखें, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 0.009, 0.009, 0.009। चेंज क्या कर रहे हैं? देखें ये कंसंट्रेशन, देखिए मैंने कंसंट्रेशन इसकी डबल की, 0.001 से कितनी की? 0.002। रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया। अच्छा चलें, समझे, आपको नहीं अंदाजा हुआ। आपने कंसंट्रेशन 0.001 से यानी कि इस वैल्यू से उठा के 0.003 कर दी, 3 गुना कर दी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। हाइड्रोजन को नहीं छेड़े, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन 3 गुना कर दी, उससे रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ गया। आप कहेंगे कैसे? जरा ये देखें, 0.0063, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं ना तो आंसर आता है 0.056। 3 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो 9 गुना रेट बढ़ जाता है, 2 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो 4 गुना रेट बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बनता है स्टूडेंट्स कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ना, वो स्क्वायर के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। क्यों? आप कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाते थे तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाता था। आप कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, रेट 9 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि 2 का स्क्वायर क्या बना? 4, 3 का स्क्वायर क्या बना? 9। तो रेट ऑफ रिएक्शन उससे स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट, यहां से इक्वेशन लिख लेते हैं और उसका आगे फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। R इज इक्वल टू, अच्छा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को कंबाइन कर लें, H NO स्क्वायर। नाउ R इज इक्वल टू K, ओके यहाँ पे 2 आना है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ भी 2 आएगा क्योंकि मैंने हाइड्रोजन यहाँ मैं पूरा लिख दूं, हाइड्रोजन यहाँ मैं पूरा लिख दूं या मैं इस तरह लिख दूं, खैर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इस तरह। अब स्टूडेंट ये बता रही है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3, 2 + 1 3, और ये बता रही है कि अगर आप इक्वेशन देखते तो हाइड्रोजन का भी 2 आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन का 1 आया है। डेट मीन्स कि आप इक्वेशन से तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते रेट ऑफ रिएक्शन का। अब मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन के मैं 2 स्टेप थ्योरेटिकली लिखता हूं जो हो सकते हैं। देखें, पहले स्टेप में क्या होगा,
दो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से मिलके H2O2 बनाएंगे और साथ नाइट्रोजन गैस बनाएंगे। ये स्टेप स्लो होगा और H2O2 फर्दर हाइड्रोजन से मिलके बनाएगा H2O प्लस H2O, यानी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल। आप चाहे तो 2H2O लिख लें, मैंने वो दो लिखा है। अब अगर मैं इस ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करता हूं तो मेरे पास यही इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? गौर से देखना स्टूडेंट। H2 क्या हुआ? 2H2। अच्छा, दूसरा रिएक्शन फास्ट होगा ऑक्सीड एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये हो गया 2। अच्छा, ये है H2O2, ये है H2O2, ये कैंसिल हो जाएंगे क्यों? लेफ्ट और राइट दोनों है, तो ऊपर बना 2NO। अब ये बना आपका 2N2 प्लस 2H2O, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ये मेरी रेट इक्वेशन भी निकलाई कंसंट्रेशंस के जरिए और मैंने उसका आउटपुट भी निकाली। स्लो रिएक्शन है समहाउ, ये स्लो स्टेप है। इक्वेशन नंबर 1 जो है एक स्लो स्टेप है, तो लिहाजा अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो वाकई ही ये रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन या इक्वेशन बननी चाहिए और इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकल सकता है। अब आप इधर वैल्यूज पुट करें, कांस्टेंट के की वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल ये दो वैल्यूज पुट करें यहाँ पे और कांस्टेंट के की वैल्यू पुट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ सकता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आप ये सारा लिख के आते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अपीयर होता है और इसमें ये सारी थ्योरीज, डाटा एनालिसिस आपने बताना है। और इस बात को याद रखिएगा कि रेट एक्सप्रेशन जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये डाटा टेबल चाहिए होता है। डाटा टेबल को याद करने का आसान तरीका, आसान तरीन तरीका, पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है 0.006 और वो चलती जा रही है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.001, 0.002 एंड 3, फिर उल्टा हिसाब हो जाएगा। इसकी 0.001 से शुरू होकर 0.003 जाएगी और ये 0.009 रहेगा। हाँ, ये वैल्यूज यू नीड टू रिमेंबर, या आप ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू याद कर लें। हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन सिंगल टाइम, यानी कि आप यूं समझ लें अगर 1 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो 1 टाइम 2 टाइम बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा, 3 टाइम पे 3 गुना हो जाएगा। अब इसके लिए स्क्वायर के हिसाब से कंसंट्रेशन बढ़ा के आप वैल्यूज लिख सकते हैं। बट समहाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप याद कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।